Welcome to JIT Institute of Science. Students, today we are going to learn English. As you know, in any languages, the base is the important. So today we are going to learn tense. Actually, students, if you want to your communication skill, then you should have great command in your tense. Then how will you improve your communication skill or your tense? हम आज इस क्लास में यही पढ़ने जा रहे हैं. ओके, तो मैं इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स के लिए बनाने वाला हूँ कि कैसे हम लोग अपना टेंस इंप्रूव करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टेंस के बारे में जानते हैं. टेंस there are three kinds of the tense: present tense, past tense and future tense. First of all, we will discuss about the present tense. Okay, first of all we will discuss about the present tense. There are four kinds of present tense. सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोला जाता है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. Perfect continuous. So simple present tense, present continuous, present perfect and present perfect continuous. So first of all we will discuss about simple present tense. क्या होता है simple present tense? First of all write down students, write down, इसको write down कर लो ताकि कर दिए, पॉज कर दिए. सो सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को अफर्मेटिव के लिए क्या रूल बनता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो पहले रूल सीखने से पहले स्टूडेंट्स हम ये जानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग यूटिलाइज कैसे करते हैं, मतलब हम लोग लैंग्वेज में कैसे इसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं. एक्चुअल में सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग अपने रोजमर्रा में यूज करने वाले सेंटेंस के साथ करते हैं. जैसे मैं सुबह उठता हूँ, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई टेक ब्रश, देन आई प्रिपेयर फॉर माई स्कूल. तो जो भी मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहा हूँ उसको मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रिप्रेजेंट करता हूँ. इसके अलावा अगर मैं कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ का बात करता हूं तो वो भी मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही फॉर्मेट में बात करता हूं. जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. तो अगर मैं बोलता हूं कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करती है तो ये सेंटेंस भी जो होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंडर में ही आता है. इसके अलावा और क्या हो सकता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम अगर मैं सेंटेंस में आइडेंटिफिकेशन तो कैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं उसके बाद जो है मैं बोल रहा था कि जब मैं किसी भी यूनिवर्सल ट्रूथ का बात करता हूं, ऐसा सत्य जो कभी नहीं बदलता, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में रिप्रेजेंट किया जाता है. जैसे कि अगर मैं बोलता हूं कि अर्थ सूर्य की परिक्रमा करती है, यानी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो मैं उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रिप्रेजेंट करता हूं. तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो या हम लोग अपने दैनिक जीवन में यूज करने वाले सेंटेंस हो, ठीक है, मतलब अगर आपको कोई बोलता है कि आप अपना डेली रूटीन बताओ तो वो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रिप्रेजेंट करते हो. तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसका अफर्मेटिव का रूल क्या है. तो अफर्मेटिव के लिए रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो स्टूडेंट आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, फिफ्थ फॉर्म क्या होता है. हम जैसे ह्यूमन बीइंग एक ही व्यक्ति है, लेकिन हम लोग अपने ही जिंदगी में
अलग अलग कैरेक्टर को रोल करते हैं। जैसे हम किसी के लिए मैं भाई हूँ, किसी का मैं अंकल हूँ, किसी का मैं हस्बैंड हूँ, तो ये मैं अलग अलग कैरेक्टर निभाता हूँ। उसी प्रकार वर्ब एक ही होके वो अलग अलग रोल अदा करता है। जैसे कि मैं बात करता हूँ एक्शन वर्ड का, जैसे आप ईट ले लो, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म कैसे चलता है। तो देखो, ईट का सेकेंड फॉर्म एट होता है, थर्ड फॉर्म ईटेन होता है और फोर्थ फॉर्म ईटिंग होता है और फिफ्थ फॉर्म इट्स होता है। स्टूडेंट्स, हमें टेंस जानने के लिए आपको वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जानना बहुत ही जरूरी है। कैसे हम वर्ब का डिफरेंट फॉर्म को जानेंगे, वो जानना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं किसी भी वर्ब यानी एक्शन वर्ड का बात करूं, जैसे गो का बात करूं, तो गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है और थर्ड फॉर्म गोन होता है, फोर्थ फॉर्म गोइंग होता है और फोर्थ फॉर्म गोज होता है। ओके, अब किसी भी एक्शन वर्ड का और मैं दो ले लेता हूं। जैसे टेक ले लो, टेक मीन्स लेना, तो टेक टू, टेकिंग, टैक्स। तो अभी मैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म का बात कर रहा था। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसका ओरिजिनल फॉर्म होता है और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जो होता है जिसमें एस या एस लगा होता है। तो इसे लर्न करना भी बहुत आसान होता है, क्योंकि जो उसका ओरिजिनल फॉर्म है और फिफ्थ फॉर्म जिसमें एस या एस लगता है। एक्चुअल में इसको याद रखना बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स। जैसे कि मैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म और फोर्थ फॉर्म का बात करूं तो बहुत ही इजी है। जैसे फिफ्थ फॉर्म में एस या एस लगता है और वर्ब का फोर्थ फॉर्म में केवल आईएनजी लग जाता है। उसके ओरिजिनल फॉर्म के साथ अगर आप आईएनजी लगा देते हो तो ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। फिफ्थ फॉर्म में एस या एस लगाते हैं। तो जैसा कि मैं बताया, एफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूटिलाइज करते हैं। अगर इसी सेंटेंस को मैं निगेटिव में कन्वर्ट करता हूं तो निगेटिव के लिए मैं क्या यूटिलाइज करता हूं, आप देख सकते हो। मैं अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में कन्वर्ट करता हूं तो कैसे होगा, देखो मेरा निगेटिव सेंटेंस इस तरीका से बनता है। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका निगेटिव कन्वर्जन हो जाएगा। और हम लोग इसका इंट्रोगेटिव कन्वर्जन कैसे करेंगे स्टूडेंट, आप देख सकते हो इसका इंट्रोगेटिव कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैं क्लास के शुरुआत में ही बोला कि अगर आप अपना इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो तो टेंस में आपको महारत हासिल करना हो, तो टेंस का ये रूल आपको लर्न करना बहुत ही आवश्यक है। क्लास 10 के लिए ट्रांसफॉर्मेशन अनिवार्य है। ट्रांसफॉर्मेशन यानी आप जब एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करते हो, या आप रिमूवल टू करते हो, या आप एसर्टिव टू निगेटिव कन्वर्ट करते हो, तो वहां पे ये रूल को लर्न रखना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते हो, ठीक है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए भी टेंस का रूल को लर्न रखना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आप टेंस का रूल लर्न नहीं कर पाते हैं तो जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो वहां पे आपको काफी कठिनाइयों की परेशानी झेलना पड़ सकता है, ठीक है। तो कैसे हम इसको लर्न करते हैं ये चीज आप देख सकते हो। अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट निगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव के लिए डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, आप इसको बार बार रिपीट करके अपने दिमाग में इस रूल को बैठा लो, क्योंकि ये आपके अंतिम क्षणों तक काम जाने वाला है। आप चाहे कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए तैयारी करो, चाहे एकेडमी के लिए तैयारी करो,
आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस से लेकर फ्यूचर का पूरा रोल आपको दिमाग में रखना होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म कैसे हम जानते हैं कि किसके साथ फर्स्ट फॉर्म और किसके साथ फिफ्थ फॉर्म लगता है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि सब्जेक्ट में को ध्यान में रख के हम लोग ये निर्धारित करते हैं कि किसके साथ सब्जेक्ट का फर्स्ट फॉर्म लगता है, किसके साथ फिफ्थ फॉर्म लगता है। यानी मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि ये सब्जेक्ट है, ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं हम लोग, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ये चीज बेसिक है जो आप बचपन में ही पढ़े होंगे, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। मैं इसका दूसरे वे से समझाने का प्रयास करता हूं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, और थर्ड पर्सन। आप इसको सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। ये देखो, सिंगुलर और प्लूरल। फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई होता है, प्लूरल नंबर वी होता है। सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू होता है और प्लूरल यू या योर हो सकता है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट्स और नेम्स होता है, और प्लूरल दे का यूटिलाइज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम कैसे जानेंगे कि किसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और किसके साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगता है। तो आप देख सकते हो कि हम लोग ही, सी, इट, नेम्स के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ही, सी, इट, नेम्स के साथ हम लोग वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं, और आई, यू, योर, वी, दे के साथ हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। उसी प्रकार ही, सी, इट, नेम्स के साथ हम लोग डज का प्रयोग करते हैं, और आई, वी, यू, दे के साथ हम लोग डू का प्रयोग करते हैं। तो ये जो आपका दिमाग में कंफ्यूजन है कि किसके साथ डू और किसके साथ डज लगता है, वो आप पूरी तरह उसको रिमूव कर दो। देखो, आप समझो कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही, सी, इट, नेम सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम लोग डज का प्रयोग करते हैं या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म पर प्रयोग करते हैं। और आई, वी, यू, दे ये प्लूरल सब्जेक्ट है और इसको प्लूरल के जैसा इसका वर्ब भी बिहेव करता है, डू इसे प्लूरल जैसा ही बिहेव करता है। हालांकि आई का मतलब मैं होता है और वी का मतलब हम लोग होता है। तो आप बोले सर सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब का यूटिलाइज करता है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब का यूटिलाइज करता है। यहाँ पे आपको थोड़ा कंसेप्ट याद रखना है कि आई, वी, यू, योर, दे के साथ हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और डू का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट, नेम्स के साथ हम लोग डज का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से इसका एक कंसेप्ट है स्टूडेंट, जो आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है, और इसी के थ्रू हम आगे का ट्रांसफॉर्मेशन का क्लास में भी सीखेंगे कि कैसे हम वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं सेंटेंस को विदाउट मीनिंग चेंज। मतलब जब मैं सेंटेंस को वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज करूंगा तो उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, तभी वो ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में कुछ क्वेश्चन जानेंगे कि हिंदी मीडियम वाले लोग कैसे ये समझते हैं कि इस क्वेश्चन को मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या नहीं। तो कोई भी हिंदी में सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए लास्ट में ता है या ती है अगर हो तो इसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। हालांकि अभी मेरे बैच में कुछ बंगाली स्टूडेंट्स भी है, तो वो थोड़ा इसको थोड़ा देर के लिए नेग्लेक्ट करना है, ठीक है। मैं अभी तत्काल हिंदी मीडियम वाले लोग के लिए बता रहा हूँ
तो अगर लास्ट में अगर ता है और ती है तो मैं इसको समझता हूं कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं तो मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं। तो इस सेंटेंस का अगर मैं इंग्लिश कन्वर्जन करूंगा अकॉर्डिंग टू रूल तो आई गो टू स्कूल एवरी डे। अगर मैं इसी सेंटेंस को निगेटिव में बोलूंगा कि मैं प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाता हूं तो कैसे मैं लिखूंगा, मैं प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाता हूं। तो स्टूडेंट इसको मैं कैसे कन्वर्जन करूंगा, आई डू नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखोगे तो इस सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन ये एवरीडे या डेली बताता है। मतलब अगर मैं प्रतिदिन का बात करता हूं तो डेली या एवरीडे से लास्ट एवरीडे या डेली देखकर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में फ्लो हो रहा है। अगर मैं इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बोलूंगा तो कैसे बोलूंगा, क्या मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं। तो इस सेंटेंस को मैं कन्वर्जन करूंगा, डू आई गो टू स्कूल एवरी डे। ओके, और यहाँ क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलना। हम कभी भी कोई भी सेंटेंस को यूज करते हैं तो पंक्चुएशन को फॉलो करना पड़ता है स्टूडेंट। कहीं भी क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ये सारे चीज को छोड़ना नहीं होता है क्योंकि इसमें आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं और ग्रामेटिकली भी इसको एरर देखा जा सकता है। तो ये सेंटेंस मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपके सामने रिप्रेजेंट किया हो, जिसको देखकर आप समझ सकते हो कि ये सेंटेंस किस टेंस में फ्लो हो रहा है। हिंदी मीडियम वाले लोग लास्ट में ता है ती है देखकर सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सेंटेंस किस टेंस में फ्लो हो रहा है। कभी कभी स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चंस ऐसे भी आता है कि यहाँ पे मैं इसको इरेज करके दूसरे वे से बताता हूं आपको कि सेंटेंस को कैसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे अगर सेंटेंस में आई डैश टू स्कूल एवरी डे, अगर ऐसा सेंटेंस है और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है और यहाँ पे एम गोइंग लिखा हुआ है और यहाँ ऑब्लिक गो लिखा हुआ है, तो आप इसमें एम गोइंग कभी भी मिस्टेक से भी मत भरना, क्योंकि ऐसे जनरली दिमाग में तो एम ही आता है आप लोगों को। लेकिन चूंकि अभी मैं तुरंत बताया रूल कि आई, देखो यहाँ पे सेंटेंस में एवरीडे लिखा हुआ है तो एवरीडे से ही आपको समझ में आ गया कि ये सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में फ्लो हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे आई के साथ गो का प्रयोग करेंगे। ऐसा कंसेप्ट आपको आगे भी मिलने जा रहा है क्योंकि पूरा का पूरा टेंस एक लॉजिक पे डिपेंड है। अगर आप उस लॉजिक को पकड़ लेते हो, जैसे कि मैं हिंदी मीडियम वाले लोगों को बोला कि लास्ट में ता है, उसी प्रकार इंग्लिश वाले लोग सेंटेंस में कुछ न कुछ ऐसा हिंट रहता है जिससे वो आपको पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस किस टेंस में फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। तो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है वो पूरा टेंस का सबसे इजी वे में देखा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सबसे इजी है। तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को देखते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल समझने से पहले हम लोग जानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। तो पहले लिख लो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, इसका रूल समझने से पहले समझो कि कहाँ हम लोग यूज करते हैं। देखो स्टूडेंट, कोई भी लैंग्वेज सीखने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि आप उसको, उसके बेसिक को समझना बहुत जरूरी है कि आप उसको कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं। पहले जमाने में क्या होता था ना कि जैसे ब्राह्मण जब क्लास कराते थे, गुरुकुल में क्लास करा के करते थे, तो वहां पे बहुत सारे लोग शस्त्र अस्त्र विद्या सीखने आते थे। तो वहां पे उनको ब्रह्मास्त्र और बहुत सारे अस्त्र का ज्ञान दे दिया जाता था। अब
वो खुद से हालांकि यूटिलाइज कभी नहीं करते थे। अब वो व्यक्ति जो सीखने आया है उसको बोल देते थे कि अब आपको सही मोमेंट को ध्यान में रखे वहां पे उसको यूटिलाइज करने सीखना है। तो जैसे कि आप मैथ का क्लास में मैंने आपको लॉजिक जो बताया वहां पे कैसे इंप्लीमेंटेशन करना है, उसी प्रकार हर एक लैंग्वेज में कुछ न कुछ अपना एक ट्रिक होता है। आप उस मोमेंट पे आपको खुद समझना पड़ेगा कि इसको कहाँ पे यूटिलाइज करना है, कहाँ इंप्लीमेंट करना है। तो स्टूडेंट, हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बात कर रहे थे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी अगर कोई चीज लगातार कंटिन्यू है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस माना जाता है। ठीक है, हिंदी मीडियम का बात करें तो यहाँ पे जो आइडेंटिफिकेशन होगा वो आइडेंटिफिकेशन क्या होगा स्टूडेंट? आइडेंटिफिकेशन होगा कि यहाँ पे रहा है, रही है। ठीक है, अगर सेंटेंस का लास्ट में रहा है या रही है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस माना जाता है। जैसे कोई भी चीज लगातार चल रहा है, हो रहा है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस माना जाता है। ठीक है, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो तत्काल तो ये कंटिन्यूअस में है। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो चीज लगातार चल रहा है उसको हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में जानते हैं। अब हम इसका रूल बताते हैं स्टूडेंट्स, आप इस रूल को लिख लेना अभी कि इसका रूल क्या है, क्योंकि जब तक आप रूल नहीं जानोगे तब तक आप इसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो रूल कैसे चलता है देखो, यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए रूल देखो। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फुल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फुल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी मैं थोड़ा देर पहले बोला कि वर्ब का फुल फॉर्म याद रखना बहुत ही इजी है, क्योंकि इसमें हम लोग वर्ब के साथ सिंपली आईएनजी लगा देते हैं तो वो उसका वर्ब का फुल फॉर्म बन जाता है। इसका निगेटिव कंसेप्ट क्या होगा स्टूडेंट, आप इसको देख सकते हो। निगेटिव में अगर मैं इसको बनाऊं तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका निगेटिव कंसेप्ट हो जाएगा। क्यों? आपको केवल हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग कर देना है। और इंट्रोगेटिव के लिए स्टूडेंट्स कैसे चलता है ये, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हम इसमें इसका हेल्पिंग वर्ब को आगे निकाल देते हैं, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो ये इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कंसेप्ट है। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि सब्जेक्ट के साथ इज एम आर का यूटिलाइज करना है। आप लोअर क्लास की होगे तो आपको इज एम आर का यूटिलाइज करना जरूर बताया गया होगा। जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस क्लास में बोला कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है, यानी सिमिलर सब्जेक्ट के साथ सिमिलर वर्ब का प्रयोग होता है, पुलर सब्जेक्ट के साथ पुलर वर्ब का यूटिलाइज होता है। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे सिमिलर सब्जेक्ट और पुलर सब्जेक्ट कौन सा है। मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं। तो अगर मैं बोलूंगा कि वी आर गोइंग टू स्कूल, हम लोग स्कूल जा रहे हैं, तो देखो ये पुलर सब्जेक्ट है और पुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग पुलर वर्ब का यूटिलाइज भी किए। अगर मैं आई का बात करूं तो आई के साथ हम लोग एम का यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो आई के साथ एम का यूटिलाइज करते हैं। और यहाँ जैसे आई एम सॉल्विंग इट, क्योंकि मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं। और अगर मैं और कोई सब्जेक्ट को का बात करूं, दे का बात करता हूं, तो दे के साथ हम लोग आर के यूज करते हैं। तो दे आर ईटिंग मैंगोज। तो जितने भी सेंटेंस आप देख रहे हो, सारा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फ्लो हो रहा है। ओके, तो आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट के साथ इज एम आर का प्रयोग होता है और वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूटिलाइज होता है। स्टूडेंट आप जब कॉम्पिटिटिव लेवल पे इसी चीज को देखोगे तो थोड़ा सिनेरियो बदल जाता है। आपको सब्जेक्ट को थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि कौन सा सब्जेक्ट क्या है और उसके साथ हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं। द प्रिंसिपल
प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी डैश कमिंग इन माई होम। अब इस सेंटेंस में अगर मैं आपसे पूछूं कि द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी में यहाँ पे इज एम आर में क्या होगा, तो आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसमें आर यूटिलाइज कर लोगे, जबकि स्टूडेंट्स यहाँ पे आर सही आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी में एक ही द का प्रयोग किया गया है। अगर यहाँ पे एक द का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब होता है कि एक ही व्यक्ति है जो प्रिंसिपल भी है और सेक्रेटरी है। तो हम जैसा कि बता चुके हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, इसलिए द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी इज कमिंग इन माई होम। ओके, अगर मैं इसको दूसरे वे से बताऊं कि अगर इस सेंटेंस में अगर मैं यहाँ पे सेक्रेटरी के आगे द का प्रयोग कर लेता हूं, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, तो आप देख सकते हो मैं प्रिंसिपल के आगे भी द का प्रयोग किया हूं और सेक्रेटरी के आगे भी द का प्रयोग किया हूं। तो ये चीज इस बात को दर्शाता है कि प्रिंसिपल और सेक्रेटरी दो अलग अलग व्यक्ति हैं, और जब दो व्यक्ति अलग अलग हैं तो ये पुलर सब्जेक्ट का जैसा बिहेव करेगा, इसलिए पुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग पुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसलिए यहाँ पे द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी के साथ हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम जब कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन कराएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप का सेंटेंस को हम लोग कैसे जस्टिफाई करते हैं, आइडेंटिफाइड करते हैं कि जो है इसके साथ ये वर्ब का प्रयोग होगा। अब हम लोग सीधे प्रेजेंट परफेक्ट की ओर रुक करते हैं स्टूडेंट्स कि प्रेजेंट परफेक्ट आप एक बार इसको राइट डाउन कर लो, ठीक है, पॉज करके। ठीक, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या होता है स्टूडेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे अप्लाई करते हैं ये हम जानेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो कार्य अभी अभी समाप्त हुआ उसके साथ हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूटिलाइज करते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं तो अभी अभी जो कार्य समाप्त हुआ, जैसे आप कहीं जाते हो और अचानक आप अपने फादर पूछते हो, सपोज करो आप मंदिर गए और अचानक पापा अभी अभी आप मंदिर पहुंचे, तब तक आपके फादर पूछे कि बेटा कहाँ हो, तो पापा अब मैं अभी अभी पहुंचा। तो जो काम अभी अभी समाप्त हुआ उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखा जाता है। स्टूडेंट, अगर मैं यही हिंदी ग्रामर का बात करता तो हिंदी ग्रामर का थोड़ा टेंस इंग्लिश से अलग होता है। वहां पे अगर एक सेकंड पहले भी काम कंप्लीट हो गया तो वो सीधे पास्ट हो जाता है, लेकिन टेंस यानी इंग्लिश में कंसेप्ट कुछ और ही होता है। टेंस में अगर कोई काम अभी अभी समाप्त हुआ है तो वो जो है वो आपका परफेक्ट टेंस यानी वो प्रेजेंट में ही रहता है, वो पास्ट नहीं बनता है। तो सबसे पहले इस सेंटेंस को हम लोग आइडेंटिफाई करने सीखेंगे कि कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले लोग समझना कि इसका आइडेंटिफिकेशन कैसा होता है। तो देखो इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे जानते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस का लास्ट में चुका है या चुकी हो, ठीक है, वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाना जाता है। या लास्ट में या है या ई है तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइडेंटिफिकेशन आपको पहचानने के लिए होता है, खासकर हम लोग जितने भी हिंदी मीडियम्स वाले स्टूडेंट्स लोग हैं। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल का बात करूं तो जब अगर आपको कोई इंग्लिश में बात भी करता है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप हिंदी में सोचते हो, फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हो। तो मैं आपको आप ही के वे से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि पहले लास्ट में आप पता कर दो कि भाई क्या है, ठीक है। हालांकि इंग्लिश मीडियम के पास सिनेरियो चेंज रहता है, वो लोग हम इंग्लिश में ही इंग्लिश को कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे हिंदी में पहले आप समझते हो कि चुका है, चुकी है या है ये सेंटेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं स्टूडेंट कि जो काम अभी अभी समाप्त हुआ। तो सबसे पहले इसका रूल लिख दे। तो रूल अफर्मेटिव के लिए क्या होता है वो आप लिख दो। अफर्मेटिव के लिए रूल होगा स्टूडेंट, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल है। अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस
हैज, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम लोग निगेटिव के लिए सेंटेंस जब बनाते हैं तो स्टूडेंट कैसे होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका निगेटिव कन्वर्जन हो गया स्टूडेंट। अब हम लोग इंट्रोगेटिव कन्वर्जन करेंगे तो देखो कैसे चलता है ये, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। हम यहां पे देख सकते हैं कि इस क्वेश्चंस में आप हैज, अगर कोई भी सेंटेंस आप लेते हो तो इसमें सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि मैं बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे भी आपको ये समझना होगा कि किसके साथ हम लोग हैज लगाते हैं, किसके साथ हैव लगाते हैं। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स ही कंफ्यूज है और अधिकतर स्टूडेंट को ये क्लियर है कि किसके साथ हम लोग हैज लगाते हैं, किसके साथ हैव लगाते हैं। तो फर्स्ट पर्सन, फिर से मैं इसमें बताता हूं कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, जैसा कि मैं अभी तुरंत बताया कि, और प्लूरल नंबर ये आई, वी, यू, ही, सी, इट्स और नेम्स और ये दे। तो स्टूडेंट याद रखना, केवल हैज का प्रयोग ही, सी, इट और नेम्स के साथ यूज करते हैं। हैज का प्रयोग ही, सी, इट, नेम्स के साथ करते हैं और इसका प्रयोग हम लोग हैव के लिए यूज करते हैं, चाहे वो हैज बीन हो चाहे हैव बीन हो। तो यहाँ पे हैज बीन और हैव बीन के प्रयोग के तौर पे भी हम लोग ही, सी, इट्स, नेम्स के साथ ही प्रयोग करेंगे और हैव बीन का प्रयोग भी आई, वी, यू, दे के साथ करेंगे। ही, सी, इट, नेम्स के साथ हम लोग जब कंटिन्यूअस का बात कर रहे थे तो यहाँ इज का प्रयोग करते हैं और वी, यू, दे के साथ आर का प्रयोग करते हैं और आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट आप अपने दिमाग में पूरी तरह डाल लो कि किस सब्जेक्ट के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि आप ये मिस्टेक करते हो। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है जो कि आपको आने वाले समय में काफी परेशानियों को दिखला सकता है। तो प्रयास करो कि आप जब सब्जेक्ट का यूटिलाइज करते हो तो उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूटिलाइज करना है उसको पूरी तरह दिमाग में डाल लो। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो वो क्वेश्चंस को आप देखो कि वो क्वेश्चंस कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, मैं इस सेंटेंस को लिख के दिखलाता हूं और आप उसको कन्वर्ट करना इंग्लिश में। ठीक है, जैसे मैं यहां अभी अभी आया हूं, अभी आया हूं। ठीक है, अभी देखो मैं बोला लास्ट में या है, या मैं ये काम कर चुका हूं। ठीक है, मैं ये काम अभी कर चुका हूं, मतलब मैंने अभी अभी ये काम कर चुका। तो जो सेंटेंस में या ई हो या चुका है चुकी हो, वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट देखा जाता है। तो आई हैव कम हियर जस्ट नाउ। अभी देखो स्टूडेंट, अगर लास्ट में ये सेंटेंस है जस्ट नाउ यानी अभी अभी, तो अगर सेंटेंस का लास्ट में ये जस्ट नाउ है तो आप आइडेंटिफिकेशन के तौर पे ये समझ सकते हो कि उस सेंटेंस में को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट के तौर पे यूटिलाइज करेंगे। मतलब यहाँ पे अगर ऐसा हो कि हम फिल इन द ब्लैंक्स कर दे और यहाँ पे हैज, हैव और यहाँ पे एम का यूटिलाइज करें, तो आप समझ लो कि इसमें हम हैव का ही प्रयोग करेंगे, ना कि इसको कभी कभी तो कम भी नहीं रहता है तो आपको डायरेक्ट आई, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे लिख दू आई एम कमिंग हियर जस्ट नाउ। आई हैव कम हियर जस्ट नाउ के तौर पे इसका यूटिलाइज करता हूं। अगर मैं इस सेंटेंस को निगेटिव कन्वर्ट करूं तो आई हैव नॉट कम हियर जस्ट नाउ।
और इसका मैं इंट्रोगेटिव का बात करूं तो हैव आई कम हियर जस्ट नाउ। ठीक है, तो इस तरीका से आप सेंटेंस को अफर्मेटिव से निगेटिव और निगेटिव से इंट्रोगेटिव कन्वर्ट कर लेते हो और उसका यूटिलाइज करना सीख लेते हो। तो स्टूडेंट्स, जब मैं कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको मैं ये जरूर दिखाऊंगा कि किस प्रकार का सेंटेंस जो है आपका रेलवे हो चाहे सॉरी एसएससी हो चाहे आपका बैंक क्लर्क पीओ में हो, तो ये सेंटेंस कैसा होता है वो आपको देखने के लिए मैं उस क्लास में दिखलाऊंगा। ठीक है, अब मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है। ठीक है, तो जितने स्टूडेंट नहीं लिखे उसको पहले राइट डाउन कर ले पॉज करके। तो स्टूडेंट्स, हम अब जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है और इसको कैसे हम यूटिलाइज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दोनों में पहले ये जानेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो काम हो रहा है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो काम हो रहा है विद टाइम, अगर कुछ भी काम हो रहा है अगर उसमें कितना समय से हो रहा है वो चीज को मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखता हूँ। जैसे मैं इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करूंगा कंटिन्यूअस के साथ कि मैं जा रहा हूं, तो मैं जा रहा हूं तो ये कंटिन्यूअस है, लेकिन अगर मैं इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा कि मैं 2 घंटों से जा रहा हूँ, मैं 2 दिनों से जा रहा हूँ, मैं सुबह से जा रहा हूँ। मतलब अगर जहाँ टाइम आ जाता है, टाइम मेंशन हो जाता है, तो वहां पे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। तो स्टूडेंट, आप आइडेंटिफाई करना जरूर सीख लो कि टेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हमको समझ में आ जाता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है, कंटिन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कंसेप्ट होता है और उस कंसेप्ट के थ्रू हम पता कर लेते हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले मैं इसका आइडेंटिफिकेशन बताता हूँ कि आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो आइडेंटिफिकेशन को में हम जानते हैं कि इसके सेंटेंस इस सेंटेंस में रहा है, रही है प्लस टाइम होता है ना। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम लोग जानने के लिए समझेंगे कि जो है हम लोग सेंटेंस में रहा है, रही है प्लस टाइम। ओके, तो अब मैं स्टूडेंट इसका कुछ रूल बताता हूँ अफर्मेटिव के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। तो अफर्मेटिव के लिए ये जो रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर मैं इसको निगेटिव में कन्वर्ट करता हूं तो निगेटिव में क्या हो जाएगा, आप इसको देख सकते हो, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जब मैं इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करता हूं स्टूडेंट, तो क्या होता है आप देख सकते हो। इंट्रोगेटिव का मैं बात करूं तो पहले हैज ऑब्लिक हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म। एक चीज और स्टूडेंट, यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूटिलाइज मत करो, ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे फोर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम। देखो स्टूडेंट्स, आप यही चीज कंटिन्यूअस को परफेक्ट कंटिन्यूअस से अलग करता है। जनरली हम लोग कंटिन्यूअस में ऑब्जेक्ट देखे, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की जगह टाइम देखेंगे, क्योंकि अभी मैं तुरंत बोला कि स्टूडेंट्स रहा है, रही है प्लस टाइम का यूटिलाइज करते हैं। मैंने आइडेंटिफिकेशन में यही बोला। तो अधिकतर स्टूडेंट्स यहाँ पे लोग जाके मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। यहाँ भी फोर्थ फॉर्म के बाद फोर ऑब्लिक सिंस प्लस हम टाइम का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पे भी फोर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम का प्रयोग करेंगे। स्टूडेंट, आप इस रूल को अच्छा से लिख लेना, क्योंकि इसको आपको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। आप सेंटेंस में देखो, हैज, हैव, बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म,
4/since प्लस टाइम। अब हम स्टूडेंट जानेंगे कि किसके साथ 4 लगता है और किसके साथ टाइम सिंस लगता है। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका कि हैज बीन और हैव बीन किसके साथ लगता है। ठीक है, याद रखना स्टूडेंट, एक चीज और बता रहा हूं, हैज हैव के बाद बीन के बीच में नॉट का प्रयोग किया मैंने। अधिकतर स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पे आप देखो इंट्रोगेटिव में हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन का प्रयोग किया हूं। तो स्टूडेंट्स ये चीज को ध्यान देना, अधिकतर स्टूडेंट्स आप हैज बीन प्लस सब्जेक्ट कर देते हो, जो बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है। आपको जब कन्वर्ट करना है इसको इंग्लिश में तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर फोर सिंस। फोर सिंस क्या होता है स्टूडेंट? फोर सिंस प्रीपोजिशन। ठीक है, व्हाट इज प्रीपोजिशन? दैट वर्ड विच इज यूज्ड इन बिफोर ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। वह सब जो संज्ञा और सर्वनाम के पहले प्रयोग किया जाता है उसको प्रीपोजिशन जाना जाता है। तो स्टूडेंट प्रीपोजिशन का मैं एक पर्टिकुलर क्लास आपको दे दूंगा, लेकिन तत्काल के लिए आप फोर सिंस का यूटिलाइज समझो कि फोर का यूज कहाँ करते हैं और सिंस का यूटिलाइज हम लोग कहाँ करते हैं। हालांकि मैं अभी आपको कुछ लॉजिक बताने वाला हूं और उस लॉजिक को आप समझ लो एक बार, तो आपको कभी भी जिंदगी में फोर और सिंस में डिफ्रेंशिएट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो स्टूडेंट, हम लोग फोर का यूज और सिंस का प्रयोग कैसे करते हैं। देखो, अगर मैं सर्टेनिटी का बात करूं तो हम लोग सर्टेन टाइम के लिए फोर का प्रयोग करते हैं और अनसर्टेन टाइम के लिए, ठीक है, अनसर्टेन टाइम के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। अब आप क्या सर्टेन है क्या अनसर्टेन है इसमें आप काफी कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं थोड़ा सा आपको इसको दूसरे वे से समझाने का कोशिश करता हूँ। अगर मैं कोई भी काम 2 घंटों से कर रहा हूं, जैसे 2 आवर्स, ठीक है, 2 आवर्स के साथ, तो 2 घंटों में जब आपको लॉजिक क्या याद रखना है, जब भी कोई भी वर्ड न्यूमेरिक आता है, न्यूमेरिक याद रखना, न्यूमेरिक के लिए हम लोग हमेशा 4 का प्रयोग करते हैं। न्यूमेरिक के लिए हम लोग स्टूडेंट्स हमेशा 4 का प्रयोग करते हैं। आप 2 घंटों से बोलो, 3 दिन से बोलो, ठीक है, 3 डेज से बोलो, वर्षों से बोलो, ठीक है, 5 मंथ्स, 10 मंथ्स, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, जहां न्यूमेरिक आ जा रहा है वहां पे हम लोग 4 का यूटिलाइज करते हैं। लेकिन सिंस का प्रयोग कैसे करते हैं? तो सिंस मॉर्निंग, देखो यहाँ पे कोई न्यूमेरिक नहीं, नंबर नहीं आ रहा है, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 10 नंबर नहीं आ रहा। सिंस और क्या? सिंस मंडे से, तो देखो यहाँ पे मंडे के आगे सिंस यूज किया, मॉर्निंग के आगे सिंस यूज किया, इवनिंग के आगे सिंस यूज किया, यहाँ कोई न्यूमेरिक नहीं है। लेकिन जब मैं 4 के यूज कर रहा था तो आप देख रहे थे कि बार बार मैं न्यूमेरिक का यूज कर रहा था। तो आप अपना दिमाग में याद रखना कि जहां पे नंबर का प्रयोग कर लेते हैं वहां पे हम लोग 4 का यूज करते हैं, और जहां नंबर का प्रयोग नहीं करते वहां पे हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे लॉजिक है जिसको आप अपने दिमाग में बैठा के रखो। अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, उस क्वेश्चन को आप अप्लाई करना सीखो, कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम इसको कैसे जानेंगे कि इसका सेंटेंस कैसा होता है और हिंदी में से इंग्लिश हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं और ये क्वेश्चंस आप लिख लेना। जैसे मैं 2 घंटों से खेल रहा हूं। अगर इसी सेंटेंस को अगर मैं टाइम निकाल देता तो ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है, लेकिन मैं इसमें टाइम मेंशन किया हूं तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे कि आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। मतलब मैं 2 घंटों से खेल रहा हूं। तो स्टूडेंट, इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे? देखो, लास्ट में 4 2 आवर्स जैसे ही आप देख लो तो आप सेंटेंस में समझ लेना कि ये जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बात कर रहा है। अगर मैं इसी का निगेटिव कन्वर्जन का बात करूं तो आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, मैं 2 घंटों से नहीं खेल रहा हूं।
अगर मैं इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बात करूं तो हैव आई बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क, स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि मैं इसी क्वेश्चंस को मैं अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट किया। यहां पे देखो हैव और बीन के बीच में मैंने नॉट का प्रयोग किया। ऐसा नहीं कि आप हैव बीन के बाद नॉट का प्रयोग करो। और यहाँ हैव आई बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। अगर मैं यहाँ पे सुबह से बोलता तो यहाँ पे सिंस मॉर्निंग होता। अगर मैं बोलता कि शाम से तो सिंस इवनिंग होता। ठीक है, जनवरी से तो सिंस जनवरी, फरवरी से सिंस फरवरी, अगर मंडे से ट्यूसडे से तो सिंस ट्यूसडे, सिंस मंडे, ऐसे हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स कुछ टेंस के कंसेप्ट थे। इस क्लास में आज इतना ही बताते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं पास्ट टेंस के बारे में डिस्कस करूंगा।